ओके, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। आयरन का पाउडर जल जाता है। अगर हम ये देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, अमन बताओ। मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन? रिया कभी एक्सपीरियंस किया है मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। यानी समझो इस बात को, मैग्नीशियम का रिबन तो जल जाता है लेकिन उसका पाउडर नहीं जलता। ऐसा ही तो बात है ना, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन को या फुलझड़ी को तो सभी ने जलाया है, पाउडर उसका नहीं जलता है क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर बना देता होगा कुछ, ठीक है। लेकिन कॉपर कैसे जलता होगा? कॉपर डज नॉट बर्न, हाउएवर ए ब्लैक कलर्ड कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। कॉपर के साथ क्या है? जबकि गोल्ड और सिल्वर तो जलते नहीं है ना, उनके ऊपर कोई, और दे डू नॉट लूज देयर लस्टर। अगर ऑक्सीजन के साथ लेयर बन गई तो इसका मतलब है कि उसने अपना लस्टर खो दिया, पर वो खोते नहीं है, ठीक है। एनोडाइजिंग, गर्मी है, अभी उसको सही करा देंगे कल बुलाओ। चलो, what does it mean by anodizing? When purposely aluminium metal is coated with a layer of Al2O3, then it is called anodizing. उसके ऊपर क्या तुम्हें ये मालूम है कि Al2O3 की लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और अगर हम एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स पर उसी की कोटिंग कर दें तो उसे क्या कहेंगे? एनोडाइजिंग। व्हेन पर्पसली, ये चीज यहाँ लिखी है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में एक नोट आएगा। व्हेन पर्पसली या डेलिबरेटली a protective layer of oxide is coated on aluminium articles, it is called anodizing. Purposely एनोडाइजिंग। इसका मतलब क्या है? जो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स कोटेड विथ एल्यूमिना, इसकी लेयर चढ़ा दी गई, लुक्स अट्रैक्टिव एंड दिस कोटिंग, जो इसकी कोटिंग होगी, इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव, वो उस आर्टिकल को प्रोटेक्ट भी करती है। एंड इनर्ट, प्रोटेक्टिव के साथ कैसी है? इनर्ट भी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई एक मेटेलिक बार ले लेना चाहिए और उसमें एक सेल ले लें, और एक को तो चाहे आप इसी से ही कनेक्ट कर दें, किसी वेसल से, मेटल का है, और दूसरे को इसमें डाल दें, ठीक है। और उसमें आप कोई स्क्रू है या स्क्रू ले लें, जिसको आपको एनोडाइज करना है उसे लगा दें। तो उसको हम क्या बना देंगे? जिसमें एनायन आए उसको एनोड कहते हैं। तो एनायन किस में आएंगे? जो कैथोड होगा क्या उसी में आएंगे? ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी में आएंगे। तो एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसी में आएंगे। तो ये इसको हम क्या बना दे रहे हैं? दिस इज एनोड। एनोड, व्हाट डज इट मीन बाय एनोड? वेयर एनायन कम्स इज नोन एज एनोड, ओके। और एक को आप कहीं पर भी इसमें ही लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? ये किसका आर्टिकल था? एल्यूमिनियम का। और इसमें हमने एक सोल्यूशन ले लिया एसिडुलेटेड। एसिडुलेटेड का मतलब है कि H2SO4 का है, एसिडुलेटेड, थोड़ा सा एसिड डाला है, एसिडुलेटेड एक्वियस सॉल्यूशन। अब इसे देखो क्या होगा, इसमें वाटर ही है, बस थोड़ा सा एसिड है। तो वाटर किस में टूट जाता है बताओ?
क्या H+ और OH आयन में टूट जाएगा? H+ OH, अब ये OH इसकी तरफ चलेगा, OH अगर इसकी तरफ, तो एट एनोड क्या होगा? ये कैथोड है। जो हमारा बर्तन है पूरा किस कौन सा चार्ज है? क्या निगेटिव चार्ज है? तो इस बर्तन की ओर कौन चलेगा? इस बर्तन की ओर क्या H+ आयन चलेंगे, और क्या यहाँ पर हाइड्रोजन के बबल छूटेंगे? इसको समझ लो, फिर वीडियो से भी देखेंगे। अब ये देखो, दैट इज एट एनोड क्या होता होगा? एट एनोड Al का एक आर्टिकल है, कोई स्क्रू लगा दिया एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर अब कौन आ रहा है बोलो? OH आयन आएंगे, तो ये क्या बना देगा? Al2O3। चूंकि इसने 3 लिया है तो इस पे 6 लिखो और इसको 2 लिखो, Al2O3। तो 2 के साथ इसको अगर हम 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, तो ये 2 हो गया। अब देखो सारा बैलेंस हो गया। फिर H का क्या हुआ? ऐसे तो ये तीन इसके हो गए, 3 इसके हो गए, ऐसे 3 चलिए, और ये कितना हो गया? इसकी रिएक्शन देखते हैं। Reaction of anodizing. क्या है? हमारे पास 3 अपनी अब हो गया, सही है, ओके। तो इससे क्या हुआ, और साथ में और क्या निकला बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ दे दिए जाएंगे? देखो चार्ज देगा, और 6 निगेटिव इधर भी, 6 निगेटिव इधर भी, 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन भी 6 हो गए, 2 एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। जितना 6 OH आएंगे, 3 वाटर बन जाएगा, 3 इसमें चला जाएगा, तो ये Al2O3 बन गया, ओके। और बाकी इधर की ओर क्या रहेगा? जितने 6 OH आए, तो क्या 6H को दूसरी तरफ भी जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए बताइए? दैट इज एट कैथोड। ये क्या चीज है बताओ? दिस इज कैथोड। तो कैथोड पर, अगर कैथोड यहाँ तुम्हें अजीब लग रहा है तो एक ऐसे ही रॉड डाल दो ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट दिखाया था, ग्रेफाइट एक कोई भी बहुत अच्छा गैस का कलेक्टर है, ग्रेफाइट करके डाल दो, इनर्ट, बस हाइड्रोजन निकलता रहे। एक आपको मीडियम चाहिए बस ना, उस पर ना लगा दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू, तुमने सेल और इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ा है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ से होकर सेल के थ्रू यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब ये कहाँ पहुँच जाएंगे? क्या कैथोड पर? वहीं पर हाइड्रोजन इनको रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने के बाद क्या देगा? क्या 3H2 दे देगा। तो ये रिएक्शन कहाँ पर हो जाएगी बोलो? कैथोड पर। तो ऐसे रिएक्शन होगी। तो ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आप लोगों ने कभी न कभी अपने लाइफ में एनोडाइज्ड आर्टिकल को जरूर यूज़ किया होगा, या अभी भी आपके पॉकेट में पड़ा होगा। इस तरीके के एनोडाइज्ड आर्टिकल होते हैं, और कुछ लोग इस तरीके की रिंग पहनना पसंद भी करते हैं। ये सब एनोडाइज्ड आर्टिकल, इसमें कोई भी कलर चढ़ सकता है। अब आप जरा 1 मिनट रखा तो अलग कलर, 2 मिनट में दूसरा कलर, 3 मिनट में तीसरा। तो ये दीज आर द डिफरेंट कलर्स। देखो अच्छे अच्छे जितने भी कलर होंगे, सिर्फ डुबा देने से होगा, कुछ नहीं करने से। और अगर आप इसको हिलाते डुलाते रहे तो डिफरेंट कलर, इसी में सारे कलर चल रहे हैं। इसको भी पीछे दिखा दो, ये देखो, तो ऐसा ये देखो, ये एल्यूमिनियम की रिंग है, तो ये चलन में बहुत ज़्यादा है।
लेट अस सी दिस। तो इस पर हमने किसकी कोटिंग कर दी है? Al2O3 की कोटिंग कर दी है। देखो तो एनोडाइजिंग अब ये देखो ये क्या जैसे ही मेटल्स ग्रुप को इसी को डाला इसने करते हैं ये इंस्टेंटली अपना कलर देखो, चेंज करने तुरंत लगता ही है। तुरंत कलर लेकिन ये चेंज आपके हुआ कुछ कैसे? करना पड़ा है क्या? इसमें कोई पिगमेंट ये या फिर डाई का यूज नहीं होता, बल्कि इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन यूज होता है जिसको एनोडाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा करने के लिए ज्वेलर्स एनोडाइजिंग पावर सप्लाई को इस वाटर एक बार मिक्सचर में बर्तन अटैच लगा कर दिया। देते हैं जिसमें पानी और डिटर्जेंट ये मिक्स देखो होता तीन है कलर आ और रहे जब इलेक्ट्रिसिटी सरफेस पे फ्लो होती है जितनी ये बार मेटल डालो लेयर के उतने का। ऊपर लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑक्साइड लेयर बना देती है और वोल्टेज को इंक्रीज करने से ऑक्साइड लेयर थिक होके कलर चेंज करने लगती है। जैसे ही मेटल स्क्रू को इस तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो एनोडाइज प्लेट होगा उसमें अलग अलग कलर आने लगते हैं। ये देखो I'm over here anodizing some parts for the jet go-kart right over there, which is just about finished. Doing a wash up with some soap and water, just rinse it off. And make sure that there's no grease and it's completely clean. Then I'm gonna सेल होता है और दूसरा कौन सा होता है? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस। जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाए वही तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा ना। तो इस चीज को लिख देंगे। अगला देखिए कि हमने अभी तक देख लिया द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब अगला क्या है? द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। No. Second property, reaction of metal with water. वाटर के लिए कल हमने देख लिया था कि कौन कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं और कौन स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सब मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं आप नाम बता दो। जैसे लिक्वा, सर, ना, ये सारे करते हैं। अफ्रा भी करता है। रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कोल्ड सर, नाका, मग, अल, मन। रिएक्ट विद हॉट वाटर, सन, कर, फी, कट। रिएक्ट विद स्टीम। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग। इसके लिए हमें एक लैब ऑपरेटर्स दिया गया है जिससे हम पता करेंगे। तो बुक में देखो ये सब क्या किया गया है। नाउ एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें कोई मेटल का सैंपल ले लें। ये मेटल है, मेटल का वायर और जो ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। एक ग्लास वूल होता है जो बर्तन मांजने वाला होता है ना, स्टील टाइप है या कोई चीज़ क्लीनिंग करने के लिए वैसे आता है। ऐसा ही ग्लास वूल भी आता है। उसको आप हीट करो, इसमें पानी से इसको सोख है, बहुत सारा पानी दे देता है लेकिन ये जलता कभी नहीं। और इसमें एक ये देखो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया और इसमें सोप सॉल्यूशन है। तो सोप सॉल्यूशन में अगर हम इसको डाल देंगे तो क्या होगा ना। अब अगर आप ये देखो कि सोडियम के बारे में हमने क्या देखा था, सोडियम को वाटर में अगर डाल दिया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिएक्शन क्या हो जाती है Na2O और दैट इज H2। डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ फिर भी Na बोल रहा हूँ।
ठीक है, Na है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइड्रोजन हटेगा और Na आएगा ना। तो 2 चैप्टर से भी गुजर गए तो पता होना चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट, से फ्रीली मत बोलो। तो Na ने इससे रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट है और इसमें क्या निकला बोलो, हाइड्रोजन निकला। अब इसमें से जब ये मैंने यहाँ पर इसको एक स्टैंड में लगा दो और स्टैंड में लगाने के बाद अब दिस इज हेल्ड इन स्टैंड, तो इस स्टैंड में लगा दीजिए और ये देखो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन इसमें से, ये कौन सा मेटल है, मान लीजिए सोडियम है, जिंक है, कुछ भी ले लो, तो कोई भी ले लो, एल्यूमिनियम ही ले लो, ये जो भी है, तो इसमें से ये क्या है बताइए, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर। ग्लास वूल या बर्तन मांजने वाले मंजना जैसा होता है ना, जिसमें पानी बहुत सारा सोख जाए, ऐसा कोई भी चीज रख दो, तो इससे जब हीट निकलेगी तो जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है वो हॉट से भी कर सकता है, वो स्टीम से भी कर सकता है, जो कोल्ड से कर सकता है वो हार्ड से तो कर ही लेगा, यहाँ तक कि स्टीम वाले सारे कवर हो जाएंगे। इनसे जो भी रिएक्शन होगी ये खुद किस में बदल जाएगा, ये एल्यूमिना में बदल जाएगा, Al2O3 में बदल जाएगा, और इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये सोप सोल्यूशन है, तो सोप सोल्यूशन में क्या होगा, क्या इस हाइड्रोजन के बबल्स इसमें निकल के ऊपर बढ़ने लगेंगे, ठीक है, और बढ़ने पर क्या होगा बताइए, अगर इसमें सुलगती हुई तीली ले जाया जाए तो ये पॉप सॉन्ग से जलने लगती है, इससे क्या कंफर्म होता है कि इसमें से जो निकलने वाली गैस है, जो बबल्स हैं उनमें कौन सी गैस भरी हुई है, इट रिकन्फर्म्स दैट मेटल, ठीक है, मेटल क्या करते हैं, इससे क्या कंफर्म होता है, बोलो बताओ, बताओ बता सकते हैं कि बैठने जो इंटरेक्शन होता है, बोलो तुम इधर ध्यान दे नहीं बोलना। चलो, सो इट कंफर्म्स दैट जब मेटल रिएक्ट करते हैं, जो बुक में लिखा गया, बुक का पेज नहीं खुला क्या तुम्हारा, ऐसा क्यों हो रहा है, नाउ मेटल reacts with water to give metal oxide plus H2 gas, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, if जो भी है metal are reacted with steam as shown in operators, जैसा कि ऑपरेटर्स में दिखाया गया है, तो क्या होगा, and released gas is passed through soap solution, soap solution तो इसको पास किया जाए, then bubbles come out, इससे बबल्स कम आउट है, कम आउट एंड राइजेस इन एयर, इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में उड़ जाते हैं, सोप में तो बबल बनेंगे लेकिन हवा में उड़ जाए तो कोई हल्की ही गैस होगी, एंड राइजेस इन एयर इफ बर्निंग स्प्लिंटर is brought near it, it burns with pop sound. It confirms that H2 gas is liberated. इसे बदलता है H2 gas is liberated in this process. When metal reacts with water, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ऐसा हमने कल भी देखा था, इसीलिए तो सोडियम में आग लग जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें उसी की हीट ही आग लगा देती है, आपको हीट देनी ही नहीं पड़ती। अगला देखिए,
तो बुक में 2 रिएक्शन दी है, यहाँ पर बात रुकेगी नहीं, इसके आगे भी एक रिएक्शन दी है, इसको भी पकड़ो। द मेटल ऑक्साइड फॉर्म, अब मेटल ऑक्साइड बन गया, फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर। ये देखो, मान लीजिए कि Mg ने O2 से रिएक्ट किया और क्या बना लिया, MgO। अब ये MgO फिर वाटर से रिएक्ट करेगा, अब इनकी वजह से क्या बन जाएगा, सबको मिला लो, तो MgOH होल प्लस। द मेटल ऑक्साइड फॉर्म, चूंकि वो उसी वाटर में पड़ा है, तो पहले तुमने ये तो खैर ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन दिखाई गई है, तो हमें वाटर से दिखानी है। तो सर ऐसा करो, Na2O पहले लो सोडियम, सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराओ, तो क्या बनेगा बोलो, Na2O प्लस H2, ये बन गया। अब इसकी किससे रिएक्शन होगी, Na2O की फिर वाटर से करा दो, तो क्या होगा बोलो, NaOH। सही है। इन्हीं की 2 लैंग्वेज में रिएक्शन दी है, एक ये दी, इसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है बुक में, इसी वाली के नीचे, कि मेटल ने वाटर से रिएक्ट की तो मेटल ऑक्साइड बना। अब मेटल ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट की, वही रुकेगा थोड़ी है ना, तभी तो बेसिक होते हैं नहीं। अब क्या होगा, तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस सुजैन। यहाँ क्या लिखे, तो अच्छा जानती है, हीरो बन गए। आप बताओ, मेटल ने वाटर से रिएक्ट की तो क्या वाटर निकला। अब बताओ, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मयंक, ये मेटल ऑक्साइड बन गया। आई नहीं, आप बोलो, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम K से रिएक्शन कराएं, देखो K की भी बुक में लिखी है, तो क्या होगा बताओ, पहले मेटल को पानी में डालो, तो क्या होगा बताइए, K2O, और अब इस K2O को क्या कर दीजिए, दैट फिर से वाटर में रहे, तो क्या बन जाएगा, 2KOH। बोलो बात समझ में आ गई, तो K2O प्लस H2, सही है। अब जरा ध्यान दो, अमन, मान लीजिए मैंने मेटल की एयर से रिएक्शन कराई तो कुछ बना, और फिर उसकी वाटर से रिएक्शन कराई, तो यहाँ क्या बनेगा, ये मेटल की एयर से रिएक्शन कराई तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, और फिर उसकी वाटर से किया ही, तो क्या दोनों ही केसेस में फाइनल प्रोडक्ट सेम है, सही है ना। मेटल की अगर एयर से रिएक्शन कराई तो क्या बना बोलो, मेटल ऑक्साइड, और वाटर से करा दी तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड। फिर से देखो, अगर मैंने Na को हवा में खुला छोड़ दिया तो क्या बनेगा, और उस Na2O को पानी में भिगा दिया तो क्या बनेगा, तो 2 चीजें हैं, या तो सीधा ही पानी में डाल दो तो भी NaOH है, और हवा में ले जाके पानी में डालो तब भी NaOH। पूरी बात समझ में आ गई, तो यहाँ 2 चीजें दिखाई गई। ओके, ऐसा बुक में दिखाया गया है। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम को देखो, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो जरा, तो क्या होगा, 2K प्लस K2O और प्लस 2H2O, वहां क्या बना बताओ, K2O प्लस H2 प्लस 2KOH। इनमें दोनों में जो चीज सेम है उसको कैंसिल कर दो तो क्या बना बोलो, तो 2KOH और प्लस H2। क्या ठीक ऐसी ही रिएक्शन तुम्हारी बुक में कैल्शियम के साथ दिखाई गई है, चेक करो अगली रिएक्शन, क्या बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया,
वास्तव में हो ये रहा है, लिखा है ऐसा क्या, देख रहे हैं बात की नहीं। तो इसको भी देखें कि कैल्शियम ने पहले किससे रिएक्शन किया होगा, H2O से। तो हमें मालूम है ये तो H2 के ऊपर है, लिक्वा सरनाका ये सब तो हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है। तो कैल्शियम पहले इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, और फिर अब क्या होगा अर्चिता, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा, Ca प्लस CaO प्लस 2H2O gives CaO प्लस CaOH होल ट्वाइस और प्लस H2। तो ये दोनों में जो सेम चीज है वो कट कर दो दोनों तरफ से और डिलीट हो गई। तो Ca प्लस 2H2O gives CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। बोलो बात समझ में आई है मन, है वही चीज, क्योंकि CaO तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये बचा कहाँ लास्ट में, तो खत्म ही हो गया। अब ना ये तो तुमने देख लिया, अब अगली लाइन पढ़ो कैल्शियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जिसने बुक पढ़ ली समझो वो हीरो बन गया। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, क्या लिखा है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्यों फ्लोटिंग करने लगता है, बिकॉज ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यही लाइन कई बार आ चुकी है। लोग इसे बहुत कठिन मानते हैं जबकि बुक में लिखा है। और हम लोगों ने बोल दिया था जो हाइड्रोजन निकलता है वो उसी में चिपक जाता है। हाइड्रोजन तो निकलता है, लोग कहेंगे कि भाई ये जो रिएक्शन है इसमें भी H2 तो निकल ही रहा है। सो कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर, तो इट्स डेंसिटी इज मोर एज द हाइड्रोजन रिलीज्ड स्टिक्स ऑन इट्स सरफेस। इतनी लाइन लिख देने में सब कुछ सही है। ये लिख दो, 2 लाइन, 3 नंबर सीधे, इधर उधर की घुमा के बात नहीं लिखनी है। बहुत जगह बहुत सारी गाइड में ऐसे लिखा है लेकिन उतना नहीं लिखना है। यही क्या लिखते हैं कि तो कैल्शियम इज देखिए कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, इसकी 2 से ज्यादा डेंसिटी है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। तो इट इज हैवियर, यद्यपि ये भारी है देन वाटर या डेंसर, तो इट इज डेंसर देन वाटर। व्हाई इट इज सो, एज H2 gas released during reaction sticks on, किस पर कर जाएगा, ध्यान दो। क्या तुम ये कहोगे कि इस पर कर जाएगा, बोलो। अब अमन तुम्हारी इंटेलिजेंस की परीक्षा है, ये देखो बता, पहले तुम बता देते हो। अमन तुम बताओ, ये जो H2 निकला वो किस पे स्टिक करेगा, सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा, बता दो। CO, ठीक है, CO पे कर देगा कैल्शियम या अनरिएक्टेड कैल्शियम, क्योंकि जो ये बन गया ये तो पानी में घुल गया है ना। बात समझ आई कि नहीं, इस पे तो नहीं कर सकता ना, ये डिसॉल्व हो गया, जो बच गया है वो तैरेगा। ऑन किस पर कर जाएगा, देखो बुक पे पढ़ लो क्या लिखा है, बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। देखो यही अर्जुन बता रहा था सर, CaO मत बोलना, सरफेस ऑफ कैल्शियम, बात की नहीं। नाउ बाकी आगे लिखा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से करेगा, वो सब ठीक है। अब मैग्नीशियम भी तैरने लगेगा,
it also starts floating. Similar fate is also there with magnesium. यही अंजाम मैग्नीशियम का भी होगा. तो लिखो similar fate is met to Mg also. ओके. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं. हम लोगों ने क्या लिखा था? क्या उसमें जिंक लिखा है? जरा उससे टैली कराओ. एल्यूमिनियम, कैडमियम लिखा था. जिंक है? जिंक लिखा है? चलो अब तीसरा इसका दो देख लिए और लिखा है, उसको चेंज करो. बुक के हिसाब से मैच करना चाहिए, जैसा बुक है वही करो. एल्यूमिनियम का लिखो स्टीम से. ठीक है. अब देखो मेटल की तुमने किससे किससे रिएक्शन देखी? मेटल की वाटर से देखी, एयर से देखी. अब मेटल की एसिड से देखो. तीसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. ये तीसरे नंबर का रासायनिक गुण है धातुओं का. ये जल से रिएक्ट करती हैं, वायु से रिएक्ट करती हैं, उनसे अभिक्रिया करती हैं. तीसरा, ये अम्लों से अभिक्रिया करती हैं. दीज आर रिएक्टिंग विद एसिड्स. तो अब जरा चेक करो कि अगर मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, अगर मैंने मेटल में मान लो सोडियम है, उसको मैंने डाइल्यूट HCl में डाल दिया. इसी सोडियम को मैंने डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया और इसी सोडियम को मैंने डाइल्यूट HNO3 में डाल दिया. बंद हो जाता अपने आप. इसको कैसे करें? ये तो पहले नहीं बंद होता. हम लोगों ने कोई सेटिंग की है क्या? चलो अब बताओ चारों में जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, Na को आप एसिड में डाल दो डाइल्यूट HCl में, तो किसी में डालने हैं HCl H2SO4. बैटरी वाटर होता है, इट इज H2SO4. ठीक है. तो इट फॉर्म्स, दिव्या चारों के जरा प्रोडक्ट्स बताओ. NaCl प्लस, यहाँ बताओ. हाँ बोलो. Na2SO4 और बोलो. NaNO3 प्लस, यहाँ बताओ. Na3PO4 प्लस. अब H2 है, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिख दो? NaNO3 H2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ये 2 हो गया. और यहाँ पर H2SO4 है तो 2 लगा, काफी यहाँ 2 लगा दो. ये अच्छा बता रहे. अब इस चीज को होते कि जो नाइट्रिक एसिड है उसमें कौन से दो मेटल रिएक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, इस चीज को हम देख लेंगे. बहुत अच्छी बात अर्चिता ने बताई है. अब हम लोग सब लोग इस पे ध्यान दें. तो पहले देखो मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, तो क्या सॉल्ट बना देता है. और सॉल्ट के साथ और क्या बनाएगा? H2 गैस. ऐसा बुक में लिखा हुआ मेटल की रिएक्शन में. देखो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. सो देखिए सभी मेटल क्या करते हैं? दे रिएक्ट, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. ओके. राइट द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. अब इन चारों की लिखवा रहा है. पहली लाइन पढ़ो. इन चारों की लिखो. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और किसकी करा रहा है?
जिंक की और आयरन की, और किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। अभी तो लिख लो, फिर इसके बारे में हम लोग कमेंट देखेंगे इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है? मतलब ऐसी होनी चाहिए ना, लेकिन किनके साथ होगी। और अब देखो HCl और प्लस HCl, इन सारे के साथ रिएक्शन कराएं। तो जरा अर्चिता आप भी बता दें इन सभी के बारे सर, में। मैम का कॉल आ रहा हैं? है। मैम का कॉल आ रहा है। वंदना आ मैम। गया लग रहा है। कुछ अब इसमें आएगा तो कैसे करेंगे? चलो नाउ आप बताओ। MgCl2 प्लस H2, अगला बोलो। हेलो, ओके ठीक है, बता रहा हूँ। कोई OTP दिख रहा है इसमें? नहीं है। नहीं है क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? जोमेटो की हो कॉल पर जो होता है का फंक्शन नहीं है। अच्छा बता रहे हैं, रुको। निकाल के पैसे लिखेगा। हाँ अगला बोलिए। FeCl2 प्लस H2, जब ये सिल्वर और किसी के साथ करेगा ना तब 3 बनाता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन्हीं के साथ ही ये ट्राइवेलेंट। ओके, अगर मान लो मैं ये कहता Fe प्लस AgCl, तब ये FeCl3 बना। अब तुम्हें समझ में आई बात? हाइड्रोजन के साथ सिर्फ ये बाइवेलेंट, और एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड के साथ ट्राइवेलेंट। ओके, चलो अब इन सबको बैलेंस कर लेना। तो क्या होगा बोलो? MgCl2, तो 2 ये 3 है तो इसको 3 कर लो, ये 2 है तो 2 कर लो, और ये 2। आगे पढ़ो क्या लिखा है। बैलेंस है, कौन सा नहीं बैलेंस बताओ? सर उसमें हाइड्रोजन 3 है, माफ के 2 है। यहाँ पे हाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और कोई तो नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो सभी एसिड्स हो गए, लेकिन क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड का कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है? और HNO3 को अम्लराज क्यों कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स क्यों कहते हैं? 2 बातों पर अब गौर करिए। अम्लों का राजा है। सो व्हाई HNO3 इज कॉल्ड एक्वारेजिया? Now, let us see, जिस पर अर्चिता ने भी सवाल उठाया। Now, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। लिखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when metal reacts with नाइट्रिक एसिड। जब ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो, या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन नहीं निकलती। ऐसा क्यों है? बिकॉज द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एज H2 gas evolved get oxidized into water, क्योंकि HNO3 we all know that HNO3 is good oxidizing agent। इसमें इतनी ऑक्सीजन भरी पड़ी है कि ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन निकला बोलेगा कि जाते कहाँ हो, ऑक्सीजन चिपका देगा, हाइड्रोजन निकलने ही नहीं देगा। हाइड्रोजन निकला ना, उस निकलने वाले को भी वो देके जाएगा, बोला वो लेके जाओ, इतने वो हम क्या करेंगे, वो 3 है भाई। तो जब जिसमें ज़्यादा वो होते हैं वो किसी को ऑक्सीडाइज कर सकता। वैसे फेमस H2SO4 भी है, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो आगे की क्लास में बताए जाएंगे। आपको मैं अभी HNO3 का बता जा रहा
तो कुछ रिएक्शंस इसकी हैं, ज़्यादा नहीं है, मोस्टली तो कर देता है। बात समझें, इसके पास भी 4 ऑक्सीजन, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये भी, लेकिन HNO3 की भी बात की जाएगी। तो क्या लिखेंगे बताइए, एज नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को ये किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है अरविंद? यही लिखना है। वाई HNO3 के साथ हाइड्रोजन नहीं निकलती, पूछा जाएगा, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो चेक करें। अब 2-4 रिएक्शन लिखें कि किनके साथ, पहले हम सोडियम का ही क्लियर कर लें कि सोडियम के साथ ही क्या करता, नहीं हमारी वो रिएक्शन तो सही हो पहले। सो आया कि नहीं आया? Now, reaction of sodium with nitric acid. चलिए, सो अब ये देखो, ये अलग अलग के साथ अलग अलग रिएक्शन देता है, इसलिए तो Na+HNO3, ठीक है। हाँ बोलो अरविंद, क्या बोल रहे हो तुम? बजा रहे हो तो बोलो, फिर क्या बात कर रहे हो, उसको डिस्टर्ब करते हो ना। चलो हाँ बताइए अमन। NaNO3 और क्या बनेगा? ये सही कह रहे हैं, और क्या बनेगा? ये यहाँ देखो, किसी के साथ ही NO2 देगा, किसी के साथ NO देगा, किसी के साथ N2O। इसे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे, इसकी रिएक्शंस नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अब मैं 2-4 बता देता हूँ आपको। तो ये क्या करेगा कि HNO3 खुद रिड्यूस हो जाएगा। किसमें रिड्यूस हुआ? अब थोड़ा सा इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में देख लें। HNO3 ने क्या किया बताओ? सोडियम को इसने ऑक्सीडाइज किया कि रिड्यूस? चेक करो, सोडियम इस समय 0 की स्टेट में है और यहाँ का सोडियम प्लस हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये 2 चीज समझ, ये बहुत बेसिक चीज है, इतना समझ लिए तो और कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड अब ये बताइए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिडक्शन। जरा इस चीज को पहले ऐसे समझें, 2HCl यहां से यहां बनने में अभिषेक हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? बोलो। ऑक्सीडेशन। ये कह रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन अभी 0 की स्थिति में है, क्योंकि शेयरिंग में तो उसके सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहते हैं। ये हाइड्रोजन है कि नहीं? तो इस समय तो इसने किसी को दे नहीं रखा है, शेयरिंग का मतलब तो अपना अपने ही पास है। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया बोलो? प्लस और माइनस। तो यहाँ इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन को दे दिया? दे ही दिया। तो इसलिए इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो लॉस होगा तो क्या होगा बोलो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन भी अभी 0 की स्टेट में है, क्योंकि ये तो कोवेलेंसी में है, लेकिन यहाँ इसने गेन कर लिया, तो इसका क्या हुआ बताइए? क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ देखो, सोडियम यहाँ 0 है, यहाँ प्लस हो गया। सोडियम को लॉस हुआ कि गेन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इसने किसको दे दिया? नाइट्रेट आयन को। तो इसे क्या कहेंगे बोलो? ऑक्सीडेशन। अच्छा यहाँ पर देखिए,
ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ भी H दे ही रहा था, ये ले ही रहा था। तो क्या आप मुझे बताएंगे, दिव्या बताएंगे नाइट्रेट आयन का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी पहले इसको इससे मिल रहा था, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब जरा HNO3 की बात करो भाई, किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ तो किसी का रिडक्शन ही होना चाहिए नहीं। HNO3 देखो, N को अभी कल की ही बात है, त्रिशु ने बोला था सर ये पेंटावेलेंट, बोला था कि नहीं? तो दैट इज, इनका कहने का मतलब क्या था कि जो N है वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तुमको पता है डबल बॉन्ड भी हमने पहले बता दिया है। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सबसे ले लेता है, पूरी पूरी टेबल में सबसे रिएक्ट करता है, 2 इससे लिए 2 इससे लिए। और यहाँ पर क्या हुआ होगा बोलो, 1 इससे लिया 1 इससे लिया, तो टोटल कितना लॉस हुआ है बताओ नाइट्रोजन को? यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, 5 से पांचों के पांचों इससे ले लिए गए, ऐसा अन्याय यहाँ पे हुआ। तो अब ये देखो इसके ऊपर कितने की आ गई बोलो स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द चार्ज ऑन इट? इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? +5। तो +5 है, तो क्या अब इसके अंदर एक अर्ज है कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए, मुझे गेन करना चाहिए। अच्छा अब ये गेन करेगा, इसके बारे में देखो NO2। तो यहाँ पे क्या हुआ है बोलो, क्या ये +4 है? 2 ही तो लिए गए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर +5 से +4 का मतलब क्या आप समझते हो? क्या इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा? +5 की स्टेट में है ना नाइट्रोजन, और अब किस में आ गया है? +4। तो बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये क्या हुआ बताइए, इसमें क्या हुआ? रिडक्शन। इतना में समझने की जरूरत नहीं, +5 की स्टेट से +4 में आया। अब मैं इससे कुछ चीजें बता दे रहा हूं कि ये होता क्या, ठीक है? कहने का मतलब है कि देखो क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में, ठीक है? तो दैट इज बाई मेटल reacting with HNO3, reacting with HNO3 do not release हाइड्रोजन गैस। तो अब ये मुझे बताओ इसने क्या कर लिया बताइए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन है उसको, मतलब जो हाइड्रोजन निकल रही उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको H2 को ही ऑक्सीडाइज कर देगा 2 स्टेप्स में, एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? NO2 में नहीं, बुक में पढ़ो ना, NO2 N2O और NO, किसी में NO2 में वही लाइन पढ़ो। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 3 चीज में रिड्यूस हो सकता है। अभी सारी रिएक्शंस इसमें देखोगे तो कभी कभी NO2 में हो रहा है, कभी N2 में, और कभी इसमें हो रहा है। समझ आई बात कि नहीं? ये चीज तो क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए। तो अब ये इधर वाली जो रिएक्शन है सोडियम वाली को कट कर लो, जो पहले लिखाई थी उसको कट कर लो, ये तो फिर वही आप लोग लिखा, समझे? सिर्फ मुझे क्वेश्चन बताओ जिससे ये पता चल जाए कि तुम क्या सीखने जा रहे हो। बताओ, ये तो पता चले कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो क्या बोलो मृत्युंजय? चलो ठीक है, अभी थोड़ा बैठो, थोड़ी देर में समझोगे। हाँ बोलो, आप बोलो। प्रशांत ना, क्या नाम? क्वेश्चन क्या है बोलो शुक्रिया। क्यों नहीं होती? और जब दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कैसे रिलीज होगी? बाकी सबके साथ होगी, लेकिन किसके साथ नहीं होगी? बात समझा गए? Now what is the question asked? बताइए। तुम क्वेश्चन ही नहीं बता पा रहे, बोलो। तो क्वेश्चन पूछा गया है मेटल्स रिएक्टिंग विद HNO3 डू नॉट रिलीज H2 गैस। नाउ लिखो HNO3
is strong oxidizing agent. ठीक है, it converts released H2 गैस, ये जो released H2 गैस है into, रिया सेंटेंस पूरा करो, ये जो HNO3 है वो जो H2 गैस रिलीज हो रही है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? H2 किसमें कन्वर्ट कर देता है? ने बहुत अच्छा बताया। एंड इसको क्या करता है? इट कन्वर्ट्स। अगर आप कन्वर्ट्स नहीं बोलते हो तो ये भी लिख सकते हो कि ऑक्सीडाइजेस। ये क्या कर देता है? बोलो, ऑक्सीडाइज कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेस रिलीज H2 गैस इनटू H2। देखो कर रहा है, होनी H2 चाहिए थी और इसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एंड सेल्फ गेट रिड्यूस, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो गया? एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू, ये देखो। अब जरा ये बात देखो, आपको मैं बता दूं कि ये पेंडुलम है, तो आप ये देखो यहां पर होगा ना पेंडुलम, तो क्या होगा बताओ? यहां छोड़ोगे तो यहां आएगा और यहां से छोड़ोगे तो भी यहां आएगा, और वो रुकेगा कहां पे? अपनी मध्यमान स्थिति में। व्हाट इज एवर इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, जो उसकी मध्यमान, वही उसकी द मोस्ट स्टेबल स्टेट है। या ऐसा समझ लो कि अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो माँ कहेगी हंसेगा, अब हंसेगा, और बहुत हंस रहा है तो माँ कहेगी रोएगा, क्योंकि कोई अपनी एक्सट्रीम स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता। जो बहुत दुखी है, अब उस बहुत दुखी से उसको लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उसकी मोस्ट अनस्टेबल स्टेट है। और जो बहुत सुखी है वो वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रह सकता, उसको अब दुखी होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो अप्स एंड डाउन्स हैं, हम जीवन भर क्यों करते हैं? हम अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरने की लालच में ऐसा करते हैं कि बस वहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि जो मध्यमान स्थिति का जो सुख है, जो स्थित प्रज्ञ का सुख है, वही आनंद की स्थिति। तो हम जीवन में ऐसा बार बार करते हैं। अब जरा HNO नाइट्रोजन के बारे में देखो। नाइट्रोजन के बारे में जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो HNO3 जब मैं कह रहा हूँ, इसकी +5 की स्टेट अभी आपको बताया, समझो इस चीज को, ये बताया ना HNO3 क्या बताया? इसके सब छीन लिए गए हैं। अब इससे और छीना जा सकता है क्या? जिस नाइट्रोजन के शेल के 5 इलेक्ट्रॉन छीन गए हों, अब क्या बचा है उसके देने के लिए? अब कहेगा अब तो मैंने दिया, अब लूंगा, अब लेने की ओर चलेगा। 5 छीने, यहाँ पे कितने छीने बोलो? +4, इसकी भी बनवा दी, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। क्या अब इसकी मध्यमान स्थिति आ गई है? बुक क्यों कह रही है कि N2O बनाएगा? बोले यहीं नहीं रुकेगा, क्यों कह रही है NO बनाएगा? तो उसने बता दिया बुक ने कि भाई ये यहाँ नहीं रुकेगा, +2। जरा यहाँ भी देखो, क्या इसकी ये +2 की स्टेट है? ऑक्सीजन ने 2 छीन लिया है। N2O को देखो, तो N2O में क्या होगा? दैट इज ऑक्सीजन दोनों से एक एक छीनेगा भाई, तो तब भी बहुत अच्छी स्टेट है। कितना रिकवर कर लिया? +1 तक, +1। यहाँ कितना है बोलो? N2 में इसकी क्या स्टेट है? क्या ये किसी को देता है या लेता है? अगर पहले हमने तुमको ये बताया हो कि N3 बनाता है तो ये तो शेयरिंग करता है। शेयरिंग तो बिल्कुल इक्वलिटी के बेसिस पर, फ्रेटर्निटी के बेसिस पर होती है। और उससे भी बड़ी चीज क्या है बोलो? NH3। अब NH3 में क्या है? NH3 में ये खुद कुंडा बन जाता है, सबसे लेता है और माइनस। अब तुम्हें इसका पूरा स्पेक्ट्रम पता चल गया। क्या दिव्या इसके आधार पर तुम मुझे बता सकती हो नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा कंपाउंड मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट किस कंपाउंड में है? इतना ही प्रश्न पूछा जा रहा है। और आप बताइए। अमोनिया, और उसकी मध्यमान स्थिति कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ या यहाँ रुक जाए। सही है कि नहीं? अच्छा बताया, फिर भी आपने इधर कर, बहुत अच्छा। अमोनिया, तो अर्चिता आप रिपीट करेंगे इन लोगों ने क्या बताया?
एंड व्हाट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट? NO या N2, तो इन्हीं जगह तो आ जा रहा है बीच में, आ रहा है कि नहीं? तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे आगे क्लास में, हमें अभी तो नहीं जरूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा करता है। सब छिन जाए तो कुछ रिकवर तो करेगा ना। तो क्या लिखना है बताओ? एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। चेक करो, यहाँ से इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे वो क्या कर रहा है बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद ही देख लो, +5 से +4 +3 +2। और यहाँ वो क्या कर रहा है? छोड़ता जा रहा है। ये -3 की स्टेट है, कितनी है? -3 0। और यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ। तो ये क्या चीज हो रही बोलिए? ऑक्सीडेशन। जितने इलेक्ट्रॉन छूटे उतना प्लस बढ़ता जाएगा, यही तो ऑक्सीडेशन। अब तो आगे क्या लिखने बताइए? सेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू टिश्यू। खुद किस में रिड्यूस होगा? ये जो यहाँ देखो, ये नाइट्रिक एसिड खुद किस में रिड्यूस हुआ बताओ? NO2 है। और बुक में आप देखो और क्या क्या लिखा है? NO2 ही नहीं लिखा है, और रिड्यूस्ड भी लिखा है कि नहीं? गेट रिड्यूस्ड इनटू, बिल्कुल वही लाइन लिखी जो हमने बताई। एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू N2, NO2 किसमें होगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके नाम भी आना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। However, all metals released water, लेकिन ऐसे कौन से 2 मेटल हैं जो वाटर नहीं रिलीज करते? बोलो। वैसा पढ़ी नहीं जाती किताबों की, जैसे सब बच्चे पढ़ यही नहीं पढ़ रहे। बोलो, इतने सरल चीज नहीं बता। ठीक है, जबकि उसी पेज में वही लिखा है जहाँ पढ़वा रहा हूँ, वो नीचे नहीं पढ़ रहे हैं। And ठीक है, however that is Mg and Mn do not, वो कैसे हैं? वो यूजुअल, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? react with HNO3 to give H2 gas। चेक करो, यानी अगर Mg हो और प्लस HNO3 हो, अरविंद रिएक्शन पूरी कराओ, ये डाइल्यूट है। बताइए, MgNO3 होल ट्वाइस और H2, इसमें H2 ही निकलेगा। ठीक है, और Mn के साथ हमको क्या होगा? Mn की 4 की वैलेंसी है, ये क्या? हाँ, इसका टी बिट होना। चलो इसको चेक करते हैं। मैग्नीज नाइट्रेट यही बनेगा, बन तो जाएगा। ठीक है, MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। अब जरा देखो, नाउ क्वेश्चन पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन उसी पर ही है नीचे, कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल are put in dilute HCl, then brisk effervescence of H2 is observed while copper
filings do not give such reaction. अर्जिता उत्तर दो। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये ठीक बता दिया, ये टैलेंटेड है। तुम भी बताओ दिव्या, बता। अभिषेक, आखिरी लाइन है, बताओ। फिर कॉपर रिएक्टिव ये तो बहुत जानते हैं। बताओ अमन, आप चलो, और कोई नहीं है? ना चेक करें, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लिखबा सरनाका मग अल मंजन कर फीकड बोनी सन पी हा टू आई तो फे गाल बर्तु पत्ता लो। चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। चीजें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही, सो इट कैन नॉट। हाउएवर जिंक कहाँ है? जिंक इज मोर रिएक्टिव, सो इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव है। बोलो, बात समझ आ गई? देखो इस चीज को, जिंक इज more reactive than hydrogen and above hydrogen in reactivity series. Activity series भी कहते हैं, activity series. So इसलिए क्या होगा बोलो? It displaces H2 from डाइल्यूट HCl या कोई भी और अदर एसिड, HCl भी हो सकता है या अदर एसिड। While copper is less reactive than hydrogen, हाइड्रोजन भी तो H+ है, जैसे Cu+ वैसे H+, तो ये उसकी कैटायन की इनका कंपैरिजन। So it cannot displace H2 from dilute HCl और अदर ऐसे। यानी जिंक प्लस HCl अगर है तो that ZnCl2 plus H2, और कॉपर प्लस HCl है तो क्या होगा? और बात समझ आई अर्चिता? अगर समझ में आई है तो दही को कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? सेकंड चैप्टर में वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस हो। बताती ही नहीं आप। यस, बिकॉज वाई एसिड शुड नॉट बी करता। अगर रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो फिर ये क्यों उस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में कह दिया कि नहीं कॉपर में ना रखो? नहीं कर रहा तो बात खत्म हुई ना। उसका जवाब है आपने बता दिया कि वो जो कॉपर का बर्तन है उसमें टिन भी है 10% और ऊपर के मेटल भी हैं। कॉपर वेसल्स आर नॉट प्योर कॉपर, दे कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ नेबरहुड मेटल्स। जब तुम बाजार से कोई मेटल लेने जाओगे तो इसके आसपास का मेटल इसमें मिलेगा। सिल्वर लेने जाओगे तो उसमें थोड़ा मरकरी मिल जाएगा, थोड़ा ये। हमेशा मैग्नीशियम प्योर नहीं मिलेगा, आसपास के मिलेंगे, क्योंकि जो आसपास के हैं वो उसके साथ ही तो पाए जाएंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए? वाई कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर वेसल, जबकि रिएक्टिव नहीं है। अब कर्ड भी तो एसिड होता है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस ही होती होगी। नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नो, कॉपर वेसल्स कंटेन सम इम्प्योरिटीज ऑफ इसकी टिन की। ध्यान दो जरा इधर, टिन के बर्तन में तो टिन में ही तो कोक आती है, ठीक है, विच इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड दीज रिएक्ट्स विद लैक्टिक एसिड। वे किससे रिएक्ट कर जाएंगे? टू फॉर्म ग्रीन पॉइजनस सब्सटेंस एंड
Hence, curd is not to be kept in copper vessel. बोल बात समझ आई? देखो इस चीज को Why? चैप्टर अलग अलग है, लेकिन तुम देख रहे हो कि वही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी आई, वही सेकंड में भी आई, वही थर्ड में भी आई, फोर्थ में भी यही आई। ये सब जगह वही चल रही है। तो ऐसे ही आर्टिकुलेटेड है भाई, जबरदस्ती बांटा गया चैप्टर है एक। वही एसिड वाला उसमें डाल दिया, ये इसमें डाल दिया। तो वाई लैक्टिक एसिड ना लिखें, कर्ड लिखें। वाई कर्ड इज नॉट टू बी केप्ट in copper vessels. देखो, copper vessels contain traces of, वो किसके ट्रेस रखते हैं? बहुत थोड़े थोड़े अंश of tin and tin का एलॉय रखेगा and निकिल एलॉय, nickel metal, which are more reactive than hydrogen, and और क्या करते हैं बोलो? more reactive है, they react with lactic acid to form respective salts. वो तो कर लेंगे ना react. These reacts with lactic acid to form green poisonous salt. And curd is unfit to eat. Now, copper is lower than hydrogen in activity series, so it does not take. अब देखो, इसी एक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड एक और लाइन है, इसी में दिया है। क्या पूछा जा रहा है? If there are 4 metals, so chunks of कौन से दिए गए हैं? Mg, Al, Zn and Fe. Mg, Zn, Fe and Al are dipped in, ठीक है, aqueous या dilute HCl, which produces gas with more vigor. इसमें कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा विगर के साथ गैस निकालेगा? तेजी। विगर का क्या मतलब होता है? तेजी। इन विच गैस इज रिलीज्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। तेज बुलबुलों के साथ किसमें से गैस निकलेगी? बोलो, बात समझ आई? मोर विगर का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी तेज बुलबुले। तो अब हम देखें, यहां पर चेक करो कहां कहां दिया गया है। ये है Fe, देखो जो इसके ऊपर का Fe है वो 2+ का, और यहाँ का Fe कौन सा है ना? तो तुमको पता चल रहा है ना, अगर इनके और इनके क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन, इसको भिड़ा दो तो ये 3 वाला बनाएगा। सही कि नहीं? चलो, तो हमें चारों मिल गए कि नहीं मिले अभी? Zn और एक सो इन एक्टिविटी सीरीज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज Mg, Al, Zn and Fe. So the order of vigor
of releasing of gas decreases from mg to fe in EBIT order। EBIT का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? उपरोक्त क्रम में घटेगा। जैसे ही एप्लीकेशन लिखते हो तो आप लिखते हो नहीं कि मेरा जो संख्या है रोल नंबर इट इज EBIT, ये ऊपर दिया। एक होता है निम्नांकित फॉलोड, एक उपरोक्त EBIT। सही, दिस इज जैसा ऊपर कहा गया। तो इनमें जो ऑर्डर ऑफ विग्रासिटी है वो कैसे बढ़ेगी? mg की सबसे ज़्यादा। अगर mg को तुम एसिड में डाल दो, कई बार यहीं रखा भी हमने, कैसे बुलबुले नहीं करते हैं तो फिर रखते हैं, नहीं देखा? बहुत दिखाने में समय नहीं लगता तुरंत। जेड की स्पेलिंग हाँ? IBID IBID हाँ ऊपर। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, that is right, the activity series। एक्टिविटी सीरीज लिखें। दूसरी चीज सब बुक वाली लिख चलो, काम तो पड़ेगी 3 चैप्टर में, ऐसे आप बच नहीं सकते, ऐसे तो केमिस्ट्री खराब हो जाएगी ना। अब देखिए कि राइट टू मेटल्स which reacts with HNO3 to release H2. Write two metals which reacts with HNO3 कि जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है, उसमें क्या चीज है? दैट इज लिखवा सरनाका मग हल मंजन कर कीकट कोनी सन की धा तू आई तो पेह गाग बरतो। अब चेक करो, ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, बोलो कौन कौन से मेटल हैं? ठीक है, इसको तो छोड़ दो क्योंकि Fe2 तक तो कर ही रहा है। तो ये सब कौन कौन से मेटल है बताओ? ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते। सो ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज do not displace hydrogen from acids। वो एसिड्स में डिस्प्लेस नहीं कर पाते, कोई भी 3 तरीके के एसिड हैं। सो दीज कौन कौन से? जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, और भी हो सकते हैं। इसी के अलावा आप देखो कॉपर और हेराजियम, ये सब भी हो गए। सो दे डू नॉट, these do not react। so इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? do not displace। so these do not react with acid, react with acid। ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। अगर मैं गोल्ड डालूं और गोल्ड के साथ HCl डाल दूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड में वो पावर ही नहीं है कि वो उससे रिएक्ट कर सके। ऐसा ही अर्जेंटम और प्लेटिनम के साथ भी होगा, और इस वजह से इनको नोबल मेटल्स कहते हैं। मैं कॉपर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपर के बर्तन में इसकी अशुद्धि पाई जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा रिएक्ट। लेकिन ये तो इससे बहुत दूर है। अगर इनमें आसपास की अशुद्धि भी पाई गई
99% प्योर 1% प्योरिटी तो आस ही पास की तो होगी, तो वहाँ की तो नहीं होगी ना हाइड्रोजन के आसपास की, तो इसलिए इनमें बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि ये कभी भी कुछ करे। अगर तुमने अपने सोने के जेवर नींबू से रगड़ लिए हैं तो तुम्हें बिल्कुल भी दिल में दुख नहीं होना चाहिए कि इनका वजन कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट करेंगे ही नहीं। चांदी की पायल अगर तुम नींबू से रगड़ती हो तो कुछ गलत नहीं कर, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जो भी वैज्ञानिक हैं उन्हें सबको ऐसा करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। लेकिन एक ऐसा लिक्विड है जिसको रॉयल वाटर या किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, वो इन तीनों के भी छक्के छुड़ा सकता है। नाउ दीज मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स बोलो? गोल्ड, ऑरम, अर्जेंटम एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड, इसी वजह से तो इन्हें नोबल मेटल्स कहते हैं, नोबल मेटल्स। ठीक है। However, there is one acid, there is one acid, कौन सा एसिड है? Called aquaregia, aquaregia, ठीक है, that is called royal water, और या फिर किंग ऑफ एसिड। अम्ल का मतलब एसिड और किंग का मतलब राज। अम्ल राज, एसिड किंग, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, विच, जो कि कैसा है? विच इज फ्यूमिंग, उसमें से सफेद धुआं निकलता है, HCl, एंड एक्सट्रीमली कोरोसिव, किसी को भी कोरोड कर सकता है। Which is fuming and extremely corrosive. It is formed, ये कैसे बनता है? By mixing 1 part of HNO3, अगर HNO3 and 3 part of HCl ले लो कंसंट्रेटेड, ये सब कंसंट्रेटेड लेने हैं, कंसंट्रेटेड। और इसको सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, धुआं निकलता। इट कैन रिएक्ट विद गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। इट कैन रिएक्ट। जो बुक की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। गोल्ड, प्लेटिनम एंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर में देयर इज सम फेक गोल्ड स्मिथ केम एट योर हाउस एंड सेड दैट आई विल मेक योर ज्वेलरी शाइनिंग एंड लस्ट्रस। सो ही टेक्स आउट अ सॉल्यूशन फ्रॉम ए बॉटल and ultimately put in some plastic vessel, plastic तो unreactive होती है, keeps your all the ornaments, dip it and give hands over to you, God shine. Later on you notice that the weight of your gold ornaments found lesser. Now being a detective, find out what kind of solution it has used. Yes, it has used aquaregia. तो डिटेक्टिव बन जाओ। ये पूछा गया कि अगर आप ये सोचो आप डिटेक्टिव हो तो उसने क्या किया होगा? ठीक है। सो सच सोल्यूशन डिसॉल्व्स, इसमें क्या डिसॉल्व हो जाएगा? सच सोल्यूशन डिसॉल्व्स। 1 पार्ट क्या लेना है बोलो अमन? कंसंट्रेटेड, हाँ 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 और 3 parts चले जाते थे काम मिला था।
reagent that is dissolve gold, ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर लेगा। ओके, अब इसकी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी अर्चिता क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। कोई चीज को, ये फोर्थ है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल सॉल्ट्स, मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे चेक करो। ये बताओ, अगर X मेटल है और सॉल्ट ऑफ Y है और X बीइंग मोर रिएक्टिव देन Y है, तो दिव्या क्या तुम इसमें कुछ बता सकती हो हमको? सही बता दिया ना, Y प्लस सॉल्ट ऑफ X। जैसे कि अगर जिंक हो और जिंक इसके साथ और कोई मेटल ले लो, जिंक के नीचे कौन सा होता है? लिखुआ सरकाना मग अल मन जन कर फी एफी का ले लो, फी FeSO4 ले लो, तो क्या होगा? मेटल प्लस सॉल्ट ऑफ दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल, तो क्या हो जाएगा? Zn प्लस, तो पहले ZnSO4 लिख लो और फिर Fe। इस चीज को लिखो, मेटल मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव metals react with less salts of less reactive metal, salt solution, solution लिखना पड़ेगा, ये सब aqueous medium में होगा, of less reactive metals to form, रिया सेंटेंस कंप्लीट करो। उत्कर्ष कंप्लीट करो। Form its own salt solution and displaces the less reactive। पूरा कर दिया, यही लिखो, to form its own salt solution and displaces less reactive metal। तो रिया इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? रिएक्शन कंप्लीट करो। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस। बात सही कि नहीं? सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, एज, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। आगे देखो, बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें क्या दिखाया गया है? चेक करो कि कॉपर सल्फेट है और इसमें एक आयरन की मेल डाल दी गई है और इसी कॉपर सल्फेट में, ठीक है, ये सब ब्लू कलर का सलूशन है। अगर मान लीजिए एक जिंक की नेल डाल दी गई है, तो ऐसे में अंकुर किसमें रिएक्शन होगी और किसमें नहीं होगी? मेरा कहने का मतलब ये आयरन की नेल है और ये किसकी नेल है? ये Zn मेटल है। बताओ, मतलब किसमें होगी और किसमें नहीं होगी? और इसमें नहीं होगी। अंशु प्रिया आप बताओ, Zn में नहीं होगी और
क्या ऐसा ही कुछ कुछ रिया भी बता रही थी कि जेडन में तो नहीं हो सकती, यही रिया ने बताया जो आपने बताया कि कुछ और बताया, या फिर आप ये कहना चाहती हो कि Zn प्लस CuSO4 कि इसमें भी नहीं होगी, और रिया भी सही कह रही है और सर मैं भी तो सही कह रही हूँ ऐसा कहना चाहता है। तो इसमें होगी कि इसमें, पहले बताओ, और इसमें क्यों नहीं होगी? अभी क्या ऊपर नहीं कवर के? तुम्हें सीरीज याद नहीं है एक्टिविटी से? अगर दोनों में होगी अर्चिता तो दोनों का कलर क्या क्या होगा होने के बाद? जिंक का रेड होगा। ये ठीक है, लाइट ग्रीन। और इसका जिंक का बताओ अभिषेक। दोनों ने बता दिया। तो इसमें जब रिएक्शन होगी, अब उत्कर्ष की कोचिंग के बच्चों से ज्यादा हमारी कोचिंग के बच्चे तेज निकल जाएंगे बोर्ड में। ये रेट बता देंगे अपने यहाँ के बच्चों को। नाउ Fe प्लस CuSO4 FeSO4 aqueous प्लस Cu, ये सारी रिएक्शन हम यहाँ करके दिखा चुके हैं। और Zn प्लस CuSO4 तो क्या होगा बताओ? Zn SO4 aqueous और प्लस Cu, तो दोनों ही ऊपर है इसलिए हो जाएगी। और ये क्या होगा? लाइट ग्रीन। और ये कैसा होगा? सही है कि नहीं? अब देखो, अगर मान लीजिए Cu प्लस AgSO4, पहली बात तो ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताओ। तो कुछ अमेंडमेंट करना चाहती हूँ, हाँ बोलो। ठीक है, Ag2SO4, ठीक है, Ag2SO4 ना लिखना चाहे तो AgCl लिख लें। चलो इसमें बताओ, है कुछ इसमें रिएक्शन दिया? बोलो, तुम सब अंदाजे से बता रही हो, हाँ बोलो। ये एक्टिविटी चार्ट ही खोल के नहीं बैठेंगे, या तो इनके माइंड में नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं किया होगा। कॉपर कितना ऊपर सिल्वर से तो भी करेंगे, ठीक है। That is CuCl2 प्लस Ag, कॉपर ऊपर है ना। ऐसे आजकल लोग बहुत तेज हैं, ऐसे उनको पागल नहीं बना सकते, तुम क्या सोचो? अब देखो, ठीक है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है, Fe किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है? इनको डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इनके बेसिस पर कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, हम एक एक्टिविटी सीरीज बनाएंगे। वास्तव में बुक आपकी एक्टिविटी सीरीज में बढ़ रही है। कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, फिर वो जिसको डिस्प्लेस कर रहा है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो लिखो इस चीज को। नाउ Na डिस्प्लेसेस, लिखो Mg from its salt solution। Na ने Mg को कर दिया, और Mg डिस्प्लेसेस, Mg किसको करेगा? मग अल, क्या एल्यूमिनियम को कर देगा? एल्यूमिनियम किसको करेगा? जो ज्यादा हो, मग अल मंजन, एल्यूमिनियम किसको करेगा? जिंक को। और जिंक को क्या, जिंक क्या कॉपर को कर देगा? और कॉपर किसको कर देगा? कॉपर से आयरन, ठीक है, आयरन भी डाल सकते हैं इसमें, जहां पर आयरन फिट कर दो, कॉपर से हुआ है। ऑन दिस बेसिस which metal displaces which metal, on this basis if some chart is prepared, then that chart is known as activity series, which is given in your what is activity series? Which metal displaces, सभी के सोल्यूशन बना लो और एक दूसरे में डालते रहो, और अल्टीमेटली यू विल कंक्लूड कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, एक चार्ट बना ले जाओगे। Which metal displaces which metal on this basis, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए जब आप कल आओगे, चाहे मेरा वाला चाहे अपना वाला।
chart is prepared. ठीक है, on this basis the chart is prepared. This या series is prepared. एक series लिख ली गई है. This is called activity series. जिसे एक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में दी हुई है, तो उसमें जरा देखो क्या क्या दिया गया है. ओके, तो ओके, नाउ अब देखिए एक्सरसाइज पे आ जाओ. इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए. वाई सोडियम केप्ट इमर्स. क्या ये कवर कराया जा चुका है? राइट इक्वेशंस. आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखो. Fe प्लस H2O गैस. अर्चिता बताओ. आप बताओ. सही. नहीं 46. Fe3O4 मैग्नेटाइट. ठीक है, और क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2. तो यहाँ 3 कर दें और क्या कर दें? 4 कर दें और चलिए. अंकुर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर बताओ. Ca प्लस, हाँ क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस. और भी कुछ बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यही होगा ना. आप चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं. Ca लेकिन वाटर के साथ है, तो पहले वाटर से रिएक्ट करेगा, कहेगा भाई हम डिस्प्लेस करेंगे, तुम हट जाओ. तो CaO1 के H2 बना लेगा. और फिर ये CaO क्या करेगा बोलो? अभी ये तो लिखाई थी ना थोड़ी देर पहले रिएक्शन. तो क्या करेगा? CaOH होल ट्वाइस. और फिर क्या करेगा बोलो? कुछ और तो नहीं बनेगा ना. इन दोनों को जोड़ के लिखो तो क्या होता है बताओ? CaO प्लस 2H2O. और क्या बन रहा है? CaOH होल ट्वाइस प्लस H2. अब इनमें से इन दोनों को कट कर दो तो क्या हुआ बोलो? Ca प्लस 2H2O gives CaOH होल ट्वाइस प्लस H2. यही H2 तो इस पे चिपक जाता है जो अनरिएक्टेड है. बोलो बात समझ आ गई? तो थर्ड क्वेश्चन देखिए. अब हमारे पास एक टेबल दी गई है. 4 मेटल हैं ABCD. पहला है FeSO4, दूसरा है CuSO4, तीसरा है ZnSO4 और चौथा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. तो जो ये 4 मेटल हैं, तो ये देखा गया कि A मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, B मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है और C मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है. ये मेटल. अब ये देखा गया इसके साथ ये इसको नहीं कर पा रहा है. FeSO4 कोई नहीं कर पा रहा है. भला क्या रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा. Fe से भी नीचे है ना, अभी कोई नहीं कर रहा. इसको कर दे रहा है. अच्छा, इनके बारे में पूछा गया है क्या इनको कर पाएगा? आपसे प्रश्न पूछा गया, बता नहीं रहा, बोला इसको कर दे रहा है. अच्छा, बी के बारे में देखो. बी इसको कर दे रहा है, अब इसको नहीं कर पा रहा. इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनको कर पाएगा क्या? तो ये देखो, आगे देखिए तीसरी चीज. अगला देखो,
सी किसको कर पा रहा है? सी किसी को नहीं कर पा रहा है और सिर्फ इसको कर पा रहा है, किसको भी नहीं, इसको कर दे रहा है। और डी देखो, डी चारों से कोई नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गई बात? तो जो सिल्वर नाइट्रेट को भी नहीं कर पाएगा, सबसे बड़ी बात इसी को ही नहीं कर पा रहा। सिल्वर नाइट्रेट को तो सब कर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाता बताओ? गोल्ड नहीं कर पाया। क्लोरीन तो मेटल, नॉन मेटल की अलग सीरीज चलती है, हमने पहले बताया, अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर में सब बता दिया ना, नॉन मेटल के डिस्प्लेसमेंट अलग है, मेटल के अलग है। अभी मेटल का देख रहे हैं। तो सिल्वर, तो इसमें आप जरा देखो, तो डी वास्तव में गोल्ड ही होगा। जो सिल्वर को ही ना कर पाए तो सबसे नीचे है, लीस्ट रिएक्टिव ना। अच्छा अब और ऊपर देखो, इसके बारे में इनमें कुछ नहीं पूछा गया है, ये इसको कर दे रहा है। तो ये संभावित मेटल कौन हो सकता है? कॉपर हो सकता है ना, सिल्वर को कर दे रहा है। अच्छा और आओ ऊपर डी, ये जो है इसने FeSO4 को कर दिया है। तो तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है, ये कौन सा हो सकता है? जिंक हो सकता है। अभी तक तुम लोगों ने बता दिया है कि ये AU हो सकता है, एक संभावना, लिखना नहीं लेकिन अपने अंदाजे के लिए लिखो। इसके बारे में क्या बताया? कॉपर बोला है ना, चलो कॉपर लिख लें। बी के बारे में जो FeSO4 को कर दे, Fe से ऊपर कौन है? जिंक है, जिंक लिख दें, चलो जिंक लिख दें। जिंक जो है इसको कर दे रहा है, तो इसको भी कर देगा क्या? कर देगा, फिर इसे भी टिक लगा, इसको कर देगा। सही है, बताओ। जब इसको देखो, इन दोनों अभी हम आपसे पूछ रहे हैं ना, तो ठीक है, तो सही है ना, खुद को नहीं करेगा। कोई चीज खुद को कैसे कर देगी? खुद को कर पाएगी क्या? जिंक को थोड़ी ना करेगी। तो बोलो ये जिंक, इसने ना ठीक बोला, Fe से ऊपर जिंक है, तो क्या जिंक जिसने FeSO4 को किया है, क्या इसको कर पाएगा दिव्या? तो हाँ लिख दो, कर लेगा। इसको कर पाएगा, कर लेगा। और खुद को तो कभी नहीं कर सकता ना कोई मेटल, बोलो सही है। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे आप, इसने इसको कर दिया है, कॉपर सल्फेट को कर दिया, लेकिन Fe को नहीं कर पा रहा। तो क्या वो कॉपर से ऊपर है? कॉपर से ऊपर होगा, वो Fe भी हो सकता है, Fe भी हो सकता है, क्योंकि कोई खुद को तो नहीं करता ना। Fe ही लिख दो, Fe लिख दो। अच्छा यहाँ देखो, जो इसको नहीं कर पा रहा है और इन सबको भी नहीं कर रहा, तुम्हें AU लिखना है तो AU लिखो, नहीं तो AG भी लिख सकते। उससे नीचे जाने की नहीं, कोई चीज खुद को तो नहीं कर पाती ना, AG लिख दो। हम इन्हीं चारों की बात कर लें, जो है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा अब बताओ, आप बताओ हमको, इसकी क्या राय है? ये जो Fe है, खुद को तो नहीं कर पाया, लेकिन अपने से नीचे पड़ने वाले कॉपर को तो इसने डिस्प्लेस कर दिया। क्या ये Fe जिंक को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसको तो इसको कर लिया और इसको नहीं कर पाया। अब निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो जो बुक में दिए, बताओ। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? ऐसा इसमें कौन है जो मोस्ट रिएक्टिव है? अगर सुनो, ये इतनी मसल बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अगर स्कूल में सबसे ताकतवर बनना है ना, तो तुम सबसे ताकतवर को हरा दो, सबको हराने की जरूरत ही नहीं। पता करो स्कूल में सबसे ज्यादा ताकत, उसी से भिड़ो, उसे पटकनी दो। तो इनमें मोस्ट रिएक्टिव का पता करने के लिए तुम ये पता लगा लो सबसे ताकतवर को कौन हरा रहा है। ऐसा कोई है जो सबसे ताकत हो, वही फिर वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है। जैडन ने किसको हरा दिया बताओ? Fe को हरा दिया। वास्तव में इन चारों में हम जानते हैं Fe सबसे ऊपर है, और जो उसको हरा दे तो जैडन है। तो विच इज मोस्ट रिएक्टिव, हमें क्या लिखना चाहिए? बी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी इज मोस्ट रिएक्टिव। क्यों बोलो? एस इट डिस्प्लेसेस मोस्ट ऑफ द salts as
मोस्ट ऑफ द सॉल्ट सोल्यूशन। उत्तर सकले का आंसर दो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? इफ मान लो B इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, अब B को ऐड करो तो क्या होगा? B है, इसने इसको तो कर दिया और B को तुम इसमें डाल दो, कर देगा? देखो B will displace copper sulfate and form its own salt solution। अब थर्ड का आंसर दिया, बताओ जरा। अरेंज द मेटल A B C D in order of decreasing। इनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में इन धातुओं को व्यवस्थित करें। बताओ। पहले जिंक सल्फेट फिर कॉपर। नहीं, आपसे मेटल के बारे में पूछा जा रहा है, आप साल्ट के बारे में बता रहे हैं। तो पहले जिंक फिर कॉपर फिर आयरन जिंक से कम किसको बताया? तुमने कॉपर बोला। फिर कॉपर। तो तुम ऐसे क्यों बता रही है? तुम्हें ABCD के क्रम में बताओ ना। वो तो हमने ऐसे लिख दिया तुम्हारे समझने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं बताना ना, ABCD के क्रम में बताओ। बोलो, सबसे ज्यादा किसे कह रही हो? त्रिशु आप बोलो। बी तो सही है, फिर क्या बोला? फिर सही है, और फिर चलो आज हम लोग थोड़ा 2 मिनट पहले ही छूट जाते हैं। अपनी कोचिंग जब मर्जी छोड़ो, 2 मिनट पहले ही छूट जाते हैं।